नमस्कार स्टूडेंट्स, और मैं हूं डीके चौधरी और आप सभी का स्वागत है कैरियर विल आईएएस पर। सबसे पहले आप ये बताइए, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है? क्लास नहीं चल रही होगी, क्लास तो चल गई होगी। गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। आप में से बहुत से बच्चों की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। आंसर राइटिंग आप में से बहुत से बच्चों ने बहुत बढ़िया किया है, और अगर इसको सुधारा जाए और कंटिन्यूअस अगर आप आंसर राइटिंग करोगे तो वाकई आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो कोशिश, मेरा प्रयास यही रहेगा आप लोगों के साथ कि डेली आपकी आंसर राइटिंग में सुधार हो। ठीक है, और आप आंसर राइटिंग में देख भी रहे होगे कि जो आपको कॉपी मिल रही है तो उसमें बाकायदा आपको बताया भी जा रहा है कि आपने कमी कहाँ पर की है। ठीक है, इसमें और अपनी तरफ से थोड़ा सा और प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये प्रॉमिस करना होगा, ठीक है, कि आपको डेली आंसर राइटिंग करनी है। और अगर आप डेली आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो जो एक डेवलपमेंट हो सकता है फिर वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और मैं आपसे देखो हमेशा एक बात कहता हूं, मेरी आवाज अब तो आ रही होगी ना? आ रही है ना? मैं हमेशा एक बात आप लोगों से कहता हूं बेटा, कि आंसर राइटिंग अपने आप में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका जितना तुम प्रयास करोगे, आंसर राइटिंग आपकी उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। शब्दों का चयन कैसे आपको आंसर राइटिंग में करना है, ये आंसर राइटिंग आपको तब सिखाती है जब आप आंसर राइटिंग करते हो, और अन्यथा आंसर राइटिंग में कुछ भी नहीं है। यानी कि चीजें अपने आप जब तुम आंसर राइटिंग करोगे तो रट्टाफिकेशन में आ जाती हैं कि मुझे किस तरीके से शब्दों को जोड़ना है, किस तरीके से मुझे शब्दों को लिखना है। ठीक है, और बड़े आराम से आप बहुत अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हो। खैर, लेकिन बशर्ते कि अगर आप डेली जो है एक क्वेश्चन की आप डेली प्रैक्टिस करो। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेमबल का ही टॉपिक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? वो यानी कि प्रेमबल का टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं उद्देशिका। क्या है? उद्देशिका। तो हालांकि ये उद्देशिका यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। आप पिछले आईएएस के पेपर उठा के देखें, या यूपी पीसीएस का पेपर, या बीपीएससी का पेपर उठा के देखें, या किसी भी स्टेट पीसीएस का उठा के देखें, तो मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, राइट। अब सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें समाजवाद को लेकर। संप्रभुता मैंने बता दिया था। ठीक है, तो एक तो मैंने ये बताया था कि समाजवाद को लेकर मैं 5 मिनट के लिए आपको बता देता हूं कि लास्ट क्लास में मैंने क्या समझाया था, क्योंकि फिर उसके बाद समाजवाद को कैसे लिखा जाएगा तो फिर मुझे वो लिखवाना है। देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम आर्थिक आधार पर राज्य के स्वरूप को देखें तो हम पूरे वर्ल्ड में जो है पूंजीवाद और समाजवाद जैसी आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं। लेकिन भारत में इससे डिफरेंस, हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद है। पूंजीवाद में मैंने आपको ये बताया कि जो कैपिटलिस्टिक कहते हैं कि इसमें उत्पादन के संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, और समाजवाद में मैंने बताया कि उत्पादन के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण यानी कि सरकार का नियंत्रण होता है। जबकि भारत एक तरीके से वो लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाता है, जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर राज्य और निजी दोनों का नियंत्रण होगा। तो भारत में जो है एक निजी और जो सरकारी क्षेत्र है वो एक तरीके से सहमिश्रित है। ठीक है, बात यहां पर ये आती है कि आपने देखा होगा कि जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो हमारे समाजवाद के स्वरूप में टाइम टू टाइम काफी बड़े बदलाव आए। जैसे आपने देखा कि 1991 में जब एलपीजी का दौर, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का दौर आया, तो यानी कि हमारे समाजवाद की जो धुरी है, समाजवाद का जो पहिया है, उसका झुकाव निजीकरण की ओर चला गया, जिससे कहीं ना कहीं राज्य की भूमिका घटी है और एक बाजारवादी जो समाजवाद कहते हैं वो आना शुरू हो गया। तो तभी तो हम कहते हैं कि आज की डेट में अगर हम देखें तो बेशक हम मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, लेकिन हम
हमारा जो झुकाव है वो पूंजीवाद की तरफ है, जिसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत एक बाजारवादी समाजवाद पर इस टाइम जो है, एक बाजारवादी समाजवाद की अवधारणा हमारे देश में है। देखिए, बात ये आती है कि जैसे हम लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं, तो मैंने बताया कि इसके स्वरूप को देखोगे तो अलग अलग सरकारों में इसके स्वरूप में बदलाव आता गया। क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या है कि हमारे देश की सरकारें अपने अनुसार निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र का उत्पादन के संसाधनों पर कितना नियंत्रण होगा, ये सरकारें स्वयं तय करती हैं। जैसे आज की डेट में आप देखोगे तो आज हम निजीकरण पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और समाजवाद का जो एक तरीके से पहिया है वो निजीकरण की तरफ ही झुकाव मानता है, यानी कि 1991 के बाद उसका झुकाव निजीकरण की ओर हो गया। तो यहां पर आपने देखा होगा, अरे यार क्या गिर गया ये कान। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि निजी क्षेत्र का उत्पादन के संसाधनों पर कितना नियंत्रण होगा, सरकारी क्षेत्र का उत्पादन के संसाधनों पर कितना नियंत्रण होगा, ये खुद सरकार तय करती है। इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। जैसे कई बार बहुत से बच्चे सरकारों पर आरोप लगाते हैं या सरकारों की एक आलोचना होती है कि सरकार तो अब सरकारी कंपनियों को एक तरीके से बेच रही है। तो भैया अगर बेच रही है तो फिर कोर्ट में चले जाओ। तो फिर कोर्ट में क्यों नहीं जाते? क्योंकि एक्चुअली में हमारा संविधान इस बात को तय नहीं करता कि भाई राज्य का नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर कितना होगा, निजी क्षेत्र का उत्पादन के साधनों पर कितना नियंत्रण होगा। ठीक है, ये सरकारों पर ही तय करता है। लेकिन अगर कोई सरकार कोई आर्थिक नीति बनाती है और वो किसी हमारे संविधान या हमारे संविधान के किसी विधान के अनुसार या किसी कानून के अंतर्गत सही नहीं है, तब उसको आर्थिक नीति को आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हो। ठीक है, बात यहां पर हमने ये देखी लास्ट क्लास में कि जैसे हमने अलग अलग सरकारों में देखा तो समाजवाद के स्वरूप अलग अलग तरह के दिखाई दिए। जैसे जेएल नेहरू के टाइम या इंदिरा गांधी के टाइम या फिर 1991 में जब एलपीजी का दौर आया तो हमने बाजारवादी समाजवाद को अपना लिया और राज्य की भूमिका जो है कम होने लगी। लेकिन यहां पर बात आती है कि समाजवाद का अपना एक लक्ष्य भी है। समाजवाद के लक्ष्य की बात करें तो समाजवाद का लक्ष्य ये कहता है कि आर्थिक समानता होनी चाहिए, आय का समान वितरण होना चाहिए, कमजोर और वंचित वर्गों का आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर बात ये आती है कि चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि जैसे डीएस नकारा वर्सेस भारत संघ केस आया था, तो ये इसमें सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय समाजवाद का लक्ष्य है कमजोर वर्ग व वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, गर्भ से लेकर गर्भ से लेकर कब्र तक उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना है ताकि आय की समानता, आर्थिक समानता लाया जा सके, आर्थिक व सामाजिक समानता लाया जा सके। अतः भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी और गांधीवाद का मिश्रण है जिसमें झुकाव गांधीवाद की ओर है। ये सीधा सीधा कहा कि हम किसी भी तरीके से जो हमारे समाजवाद का लक्ष्य है हम उससे दूर नहीं जा सकते। बेशक हम समाजवाद के स्वरूप में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो एक संवैधानिक लक्ष्य है वो हमेशा समाजवाद के लक्ष्य के रूप में होना चाहिए। अब बात यह आती है कि यहां पर चलो ठीक है, मार्क्सवाद और गांधीवाद में अगर हम थोड़ा डिफरेंस देखें तो मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है जबकि वर्ग सहयोग की बात करता है गांधीवाद। हालांकि मार्क्सवाद में निजी संपत्ति को स्थान नहीं दिया गया है, निजी संपत्ति का विरोध किया गया है, जबकि ये निजी संपत्ति के का प्रयोग ट्रस्टी के रूप में करता है। जबकि हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद निजी और सार्वजनिक संपत्ति दोनों का सह अस्तित्व है एक तरीके से। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो आर्थिक नीतियों के मामले पर कानूनों के तहत योजनाबद्ध विकास हो ताकि सार्वजनिक व निजी संपत्ति का सह अस्तित्व हो यानी कि हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने गांधीवाद को भी लिया है, हमने मार्क्सवाद को भी लिया, लेकिन झुकाव फिर भी हमारा किसकी तरफ है, हमारा गांधीवाद की ओर झुकाव बन जाता है। ठीक है, खैर
ये जो नकारा केस आया था, डीएस नकारा केस, उसमें ये बात बोली गई थी। और आज भी हम देखें तो बेशक राज्य का जो रोल है वो घटा है। बाजारवादी समाजवाद जो है उस पर हमने फोकस किया है, क्योंकि समाजवाद जो है वो निजीकरण की ओर झुक चुका है। तो बेशक राज्य के स्वरूप में बदलाव आया है, लेकिन समाजवाद का जो लक्ष्य पहले था वो लक्ष्य आज भी है। लेकिन समाजवाद के स्वरूप में जो ये बदलाव आया है, जो हमने बाजारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है, तो राज्य का रोल घटने से या जो निजीकरण और उदारीकरण जो बढ़ा है, जिसकी वजह से राज्य का रोल घटा है, सरकारों का रोल घटा है, तो क्या समाजवाद की जो प्रासंगिकता है, क्या वो हमारे देश में खत्म हो चुकी है? ऐसा नहीं है। समाजवाद की प्रासंगिकता पहले भी बनी हुई थी और समाजवाद की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, लेकिन वो कैसे, वो मैं आपको आंसर में अब यहां पर जो लिखवा रहा हूं उससे आपको समझ में आ जाएगा। चलो खैर, देखो, पीएसआईआर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है बेटा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो प्रीलिम्स बेस्ड पॉलिटी है, यानी कि आप स्टेट पीसीएस की या आईएएस की आप तैयारी कर रहे हो, या किसी भी टाइप का, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जो पॉलिटी प्रीलिम्स पढ़ना चाहता है उसका बैच मेरा 26 तारीख से आ रहा है, जिसका टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे रहेगा। और खासकर आप जानते हो कि मई के महीने में 2023 में कई स्टेट पीसीएस हैं जिनके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जैसे यूपी पीसीएस का भी संभावित है, एमपी पीसीएस का भी मई में ही एग्जामिनेशन होगा, और 28 मई को आईएएस का भी प्रीलिम्स का परीक्षा होना है। तो जो पॉलिटी प्रीलिम्स के वे में मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा एक नया बैच आ रहा है, और ये टाइम बिल्कुल अपने आप में प्रॉपर टाइम है, अच्छा टाइमिंग है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स पे भी फोकस थोड़ा सा कर लेना चाहिए। तो देन 26 तारीख से मेरा बैच आ जाएगा, जिसका टाइमिंग सुबह मॉर्निंग में जो है 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक रहेगा, और डेली डेली 1.5 घंटे की हमारी क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे तक रहेगी ये। तो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है, अपने दोस्तों को कह सकते हो। और दूसरी बात, इसकी फीस केवल जो है 999 रुपए है, लेकिन अगर आप 23 तारीख को 24 तारीख को जो इसका रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम एडमिशन लेते हो, तो यानी कि 200 रुपए आपके घट जाएंगे, यानी कि आप 800 रुपए में इसका एडमिशन ले सकते हो। खैर, नहीं वैसे तो प्रीलिम्स का इसमें भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये तो फाउंडेशन बैच है आपका, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों मिलके चलता है। लेकिन बट बहुत से बच्चे ये चाहते हैं ना कि हम प्रीलिम्स को सेपरेट पढ़ना चाहते हैं, या आपके दोस्त वगैरह हैं जिन्होंने फाउंडेशन बैच में एडमिशन नहीं लिया है और वो सिर्फ प्रीलिम्स पे ही फोकस करना चाहते हैं, तो वो मेरा बैच 26 तारीख से आ रहा है। ठीक है, हाँ, उसमें बस खास बात ये रहेगी कि पीटी प्रैक्टिस के लिए उसमें मैं डेली, मतलब कहने का मतलब उसमें, इसमें जैसे मेंस की आंसर राइटिंग पे मेरा फोकस है, उसमें एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, चलो खैर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था? समाजवाद का टॉपिक था। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो सोशलिस्ट की हम बात कर रहे थे, तो इसमें अब लिखना शुरू करिए। तो इस टाइम हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था की जो प्रगति है, उसमें हमने प्रभुत्व संपन्न पढ़ा, अब समाजवादी पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद हम पंथ निरपेक्षवाद पढ़ेंगे, फिर लोकतंत्रात्मक, और फिर गणराज्य पढ़ेंगे। अब इसमें लिखिए, लिखना शुरू करो। हाँ बेटा, प्रीलिम्स जैसे घबराने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स इसी बैच में आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का नहीं छूटेगा, परेशान मत हो। वैश्वीकरण में कौन कौन से मुद्दे आते हैं? देखो, वैश्वीकरण का मतलब ये होता है, जैसे मैं बता देता हूं, जैसे एक बच्चे ने मेरे से पूछा है कि सर निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण का क्या मतलब है? देखो, निजीकरण का मतलब ये होता है
जब उत्पादन के संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया जाता है तो उसको हम निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। आज आपने देखा होगा कि मोस्टली हर सेक्टर प्राइवेट के लिए ओपन है। चाहे हम कोई डिफेंस में वेपन बनाए, कोई हथियार बनाए, तो वहां प्राइवेट कंपनियां बना रही है। ठीक है, तो मोस्टली लगभग देखोगे तो हर सेक्टर अब प्राइवेट के लिए ओपन हो चुका है। इसी को हम निजीकरण कहते हैं। दूसरी बात, निजीकरण को प्रमोशन कब मिलता है या निजीकरण कब प्रमोट होता है? जब सरकारें उदारीकरण को प्रमोट करती हैं। उदारीकरण का मतलब ये होता है कि जब आर्थिक नीतियों को ज्यादा से ज्यादा उदार बना दिया जाता है, लिबरल बना दिया जाता है, तो उसी को हम उदारीकरण या लिबरलाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी कंपनी को खोलना चाहता है। भाई मैं अमेरिका का व्यक्ति हूं और मैं भारत में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं और कंपनी खोलने के लिए मुझे भारत में कम से कम 1 साल का टाइम लग जाए, तो इससे तो भैया मैं कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी करूंगा। मैं तो ये चाहता हूं कि भाई सरकार की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए ताकि जो है निजीकरण को ज्यादा प्रमोशन दिया जा सके, ताकि कंपनी को खोलने में ज्यादा दिक्कत न आए। तो जब आर्थिक नीतियों को सरल बना दिया जाता है, आर्थिक नीतियों को उदार बना दिया जाता है, उसी को हम उदारीकरण कहते हैं। रही बात वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण का मतलब जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई देश अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को, घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ देता है, तो उसको हम कहते हैं वैश्वीकरण। जैसे मान लीजिए आज एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ा हुआ है। भाई भारत अपने आप में एक ओपन इकोनॉमी की कंट्री है। हम बहुत से देशों के साथ आयात भी करते हैं, बहुत से देशों के साथ निर्यात भी करते हैं। तो भारत कोई क्लोज इकोनॉमी की देश तो है नहीं कि भैया ठीक है हम उत्पादन भी करेंगे और हम खर्च भी करेंगे, हम किसी दूसरे देश से लेना देना हमारा कोई नहीं है, ठीक है, हम ना तो लेंगे ना देंगे। तो ऐसा तो भारत है नहीं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमने अपने देश को दूसरे देशों के साथ जोड़ दिया, तो अगर दूसरे देश में अगर कोई आर्थिक संकट आता है तो उसका प्रभाव हमारे देश पे भी पड़ेगा। जैसे आपने 2007-8 का अमेरिका में प्राइम संकट देखा कि वहां बैंकों के बैंक डिफॉल्टर होते चले गए, और जिससे उसका प्रभाव यूरोपियन देश में तो हुआ, साथ में जो है उसका प्रभाव हमारे देश में भी देखा गया। हालांकि यूरोपियन देशों पे या अमेरिका में जितना प्रभाव पड़ा था उतना प्रभाव हमारे देश में नहीं आया। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम जो यहाँ पर वस्तुएं बनाते हैं उसका कंजप्शन हमारे देश में ही ज्यादा है, क्योंकि हम निर्यात ज्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं, तो उसका उतना इफेक्ट नहीं देखा गया। लेकिन फिर भी जब एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट का फर्क जरूर पड़ता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा, जैसे इकोनॉमिकी में सबसे बड़ी बात आती है, आपने देखा होगा कि डिमांड और सप्लाई, क्योंकि पूरी की पूरी जो इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था होती है डिमांड और सप्लाई पे ही चलती है। चाइना में आपने देखा होगा कि कॉमनवेल्थ के गेम हुए थे, मुझे नहीं, वर्ल्ड कप हुआ था शायद, मुझे वो सन ध्यान नहीं आ रहा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो चाइना ने पूरे वर्ल्ड का स्टील खरीद लिया था। तो उस टाइम आपने देखा होगा कि जो लोहे की कीमत थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, और जब डिमांड पूरे वर्ल्ड में बढ़ी और कहने का मतलब है कि सप्लाई उतनी नहीं थी, तो सीधे सीधे रेट 3 से 4 गुना चले गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चाइना जो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है, अगर मान लो कल वहां पर बाढ़ आ जाए और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चावल को सेल करता है उतना वो सेल ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चावल की कीमत, चावल का जो एक सप्लाई है वो कम हो जाएगी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चावल की कीमत बढ़ जाएगी। यही डिमांड और सप्लाई का अपने आप में नियम होता है। यही चीज आपने रुपए में और डॉलर में देखा होगा कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपए की कीमत घट रही है, क्योंकि भारत के पास उतना डॉलर नहीं है जितना होना चाहिए। इस वजह से रुपए में गिरावट आ रही है और डॉलर की कीमत बढ़ रही है। खैर, ये इकोनॉमी की सब्जेक्ट का मैटर है, हम उस पर नहीं चल रहे, हम इस पे आ जाते हैं। ओके, देखिए मैंने कहा समाजवाद। अब इसमें समाजवाद में लिखना शुरू करो, चीजें जो समझानी थी मैंने समझा दिया, ठीक है। अब इसमें लिखो, विश्व में लिखिए समाजवाद में। तो पहले तो जो डायग्राम मैंने बनाए थे वो आपने बना लिए होंगे, तो अब लिखना शुरू करिए। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं,
हमेशा कोशिश करना जब मैं ये कहूं कि पैराग्राफ चेंज करो, तो आप एक काम करिए, जैसे लिखना शुरू किया तो आपने 3-4 लाइन लिखी, फिर मैं कहूंगा पैराग्राफ चेंज करिए तो इसका मतलब उसके नीचे ऐसे लिखना शुरू करें, फिर पैराग्राफ चेंज तो फिर ऐसे। आप आंसर राइटिंग भी इस तरीके से किया करो। बहुत लंबा जो है एक तरीके से जो कहने का मतलब ये है कि पैराग्राफ ना बनाया करो। ओके, तो अब लिखो, समाजवाद में लिखो कि विश्व में अधिकांश विश्व में अधिकांश देशों में विश्व में अधिकांश देशों में आर्थिक आधार पर विश्व में अधिकांश देशों में आर्थिक आधार पर राज्य का स्वरूप आर्थिक आधार पर राज्य का स्वरूप पूंजीवाद और समाजवाद के रूप में देखने को मिलता है। तो अधिकांश देशों में आर्थिक आधार पर राज्य का स्वरूप पूंजीवाद और समाजवाद के रूप में देखने को मिलता है। पूंजीवाद और समाजवाद के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन भारत का समाजवाद इनसे अलग लोकतांत्रिक समाजवाद है। लेकिन भारत का समाजवाद इनसे अलग लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद है। देखो, PSIR का बैच मेरा जो है 26 दिसंबर से आने वाला था, लेकिन बट किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसको थोड़ा सा डिले किया गया है। वो बैच आएगा अब लगभग 1 हफ्ते के बाद वो बैच आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जनवरी की फर्स्ट वीक में राजनीति विज्ञान ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो है मेरा बैच आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा इस वजह से आगे बढ़ा दिया गया कि कुछ टेक्निकल इश्यू थे, जिसकी वजह से इसकी अवधि थोड़ी सी आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन बट ये श्योर है कि जनवरी की फर्स्ट वीक में मेरा PSIR का बैच आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा इस बात को भी सोच रहे हैं कि फीस को थोड़ा सा अगर कम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि आपको फीस भी कम, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि 18,000 रुपए की फीस है, उसमें 5,000 का डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी फीस और भी कम कर दी जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो उस पर फीस पर विचार विमर्श हो रहा है और हो सकता है कि ये जो है आप लोगों को फीस और कम भी देखने को मिले ऑप्शनल सब्जेक्ट की। खैर, आगे लिखो, अगले पैराग्राफ से लिखो। अब इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो, पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों पर, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। राज्य का नियंत्रण होता है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में
उत्पादन के साधनों पर, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर राज्य और निजी दोनों का नियंत्रण होता है। जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में राज्य उत्पादन के साधनों पर राज्य और निजी दोनों का नियंत्रण होता है। दोनों का नियंत्रण होता है। उत्पादन के साधनों पर राज्य और निजी दोनों का नियंत्रण होता है। दोनों का नियंत्रण होता है। जिसमें सार्वजनिक व निजी जिसमें सार्वजनिक व निजी जिसमें सार्वजनिक व निजी संपत्ति का सह अस्तित्व होता है। सार्वजनिक व निजी संपत्ति का सह अस्तित्व होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को भारत में ऐसी अर्थव्यवस्था को भारत में निजी ऐसी अर्थव्यवस्था को भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, भारत में इसको क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगले पैराग्राफ से लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। जैसे यहां पर लिखोगे, इसमें लिखो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ब्रैकेट में 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवाद को उद्देशिका में जोड़ा गया। समाजवाद को उद्देशिका में जोड़ा गया। समाजवाद में यानी कि उद्देशिका में समाजवाद को जोड़ा गया। लिख लिया आपने? उद्देशिका में समाजवाद को जोड़ा गया। हालांकि भारत 1950 से ही समाजवाद के सिद्धांतों को अपनाता है। हालांकि भारत 1950 से ही समाजवाद के सिद्धांतों को अपनाता है। क्योंकि 1950 से ही समाजवाद के सिद्धांतों को अपनाता है क्योंकि उद्देशिका में आर्थिक न्याय शब्द समाजवाद को ही इंगित करता है। क्योंकि उद्देशिका में दिया गया आर्थिक न्याय शब्द समाजवाद को ही इंगित करता है। समाजवाद को ही इंगित करता है। समाजवाद को ही इंगित करता है। अब पैराग्राफ को चेंज कर लो, तो पैराग्राफ चेंज करिए। इसमें आगे लिखो,
लिख लिया आपने? तो इसका मतलब ये हुआ कि बेशक हमने समाजवाद शब्द को 1976 में उद्देशिका में जोड़ा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि समाजवाद भारत 76 से पहले नहीं अपनाता था। समाजवाद के सिद्धांतों को वो पहले से ही, जब से हमारा संविधान बना तब से ही अपनाता था। क्योंकि ये जो हमारी प्रस्तावना में जो आर्थिक न्याय शब्द दिया हुआ है, मतलब ये लिखना मत, मैं समझा रहा हूँ ये पॉइंट, मतलब ये जो अब समझा रहा हूँ, जो लिखवाना था वो मैंने लिखवा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्थिक न्याय है वो एक समाजवाद को ही इंगित करता है। इसका मतलब हम समाजवाद को आर्थिक न्याय के रूप में ही, जो है 1950 से ही उसके सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं। अब अगले पैराग्राफ से लिखिए, भारत के समाजवाद का स्वरूप। अगले पैराग्राफ से लिखो, भारत के समाजवाद का स्वरूप। भारत के समाजवाद का स्वरूप सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। भारत के समाजवाद का स्वरूप सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। समाजवाद का जो स्वरूप है वो सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर क्योंकि उत्पादन के साधनों पर क्योंकि उत्पादन के साधनों पर राज्य व निजी का कितना नियंत्रण होगा। क्योंकि उत्पादन के साधनों पर वह राज्य व निजी का कितना नियंत्रण होगा। क्योंकि उत्पादन के साधनों पर राज्य और निजी का कितना नियंत्रण होगा। क्वेश्चन मार्क लगा के, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो कि सरकारें अपनी आवश्यकता के अनुसार निजी क्षेत्र को जो है एक तरीके से मतलब निजी क्षेत्र का कितना नियंत्रण होगा, सरकारी क्षेत्र का कितना नियंत्रण होगा, ये सरकारों पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इसमें आगे लिखो, इसी में सरकारें आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्र को नियंत्रित कर सकती है। सरकारें आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्र को नियंत्रित कर सकती हैं। सरकारें आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्र को नियंत्रित कर सकती हैं। लिख लिया आपने? सरकारें आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्र को नियंत्रित कर सकती हैं। ओके, अब अगले पैराग्राफ से लिखो, इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में निजी क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण पर ज्यादा बल दिया। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में निजी क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण पर ज्यादा बल दिया। निजी क्षेत्रों के राष्ट्रीयकरण पर ज्यादा बल दिया, क्योंकि निजी क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण पर ज्यादा बल दिया, क्योंकि निजी क्षेत्र लाभ के लिए कार्य करता है। क्योंकि निजी क्षेत्र लाभ के लिए कार्य करता है। यही कारण था कि समाजवाद शब्द को उद्देशिका में जोड़ा गया। यही कारण था
समाजवाद शब्द को उद्देशिका में जोड़ा गया। यही कारण था कि समाजवाद शब्द को उद्देशिका में जोड़ा गया, ताकि समाजवाद की अवधारणा को स्पष्ट किया जा सके, ताकि समाजवाद की अवधारणा को स्पष्ट किया जा सके। ताकि समाजवाद की अवधारणा को स्पष्ट किया जा सके। समाजवाद की अवधारणा को स्पष्ट किया जा सके। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, पैराग्राफ चेंज करके। 1991 की नई आर्थिक नीति, 1991 की नई आर्थिक नीति, 1991 की 1991 की नई आर्थिक नीति और नई औद्योगिक नीति द्वारा 1991 की नई आर्थिक नीति और औद्योगिक नीति द्वारा नई आर्थिक नीति और औद्योगिक नीति द्वारा सरकार ने समाजवाद के स्वरूप में समाजवाद के स्वरूप में औद्योगिक नीति द्वारा सरकार ने समाजवाद के स्वरूप में निजीकरण को प्राथमिकता दी। निजीकरण को प्राथमिकता दी। समाजवाद के स्वरूप को, यानी कि समाजवाद के स्वरूप में निजीकरण को प्राथमिकता दी। और आर्थिक संकट से और आर्थिक संकट से निकलने के लिए एलपीजी और आर्थिक संकट से निकलने के लिए एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपना लिया गया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपना लिया गया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपना लिया गया, जिससे समाजवाद की धुरी निजीकरण की ओर झुक गई। जिससे समाजवाद की धुरी या समाजवाद का पहिया लिख लो, जिससे समाजवाद की धुरी या पहिया निजीकरण की ओर झुक गया। जिससे समाजवाद या समाजवाद की धुरी या समाजवाद का पहिया निजीकरण की ओर झुक गया। इस तरह राज्य की भूमिका में बदलाव आ गया। इस तरह राज्य की भूमिका में बदलाव आया। इस तरह राज्य की भूमिका में बदलाव आया और
बाजारवादी समाजवाद को बढ़ावा मिला। इस तरह राज्य की भूमिका में बदलाव आया और बाजारवादी समाजवाद को बढ़ावा मिला। तो इससे क्या हुआ कि राज्य की भूमिका घटी और जो बाजारवादी समाजवाद है को बढ़ावा मिल गया। तो क्या मिल गया? बाजारवादी समाजवाद को बढ़ावा मिला। तो राज्य की भूमिका में बदलाव आया और बाजारवादी समाजवाद को बढ़ावा मिला। अगले पैराग्राफ से लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो। हालांकि 1991 के बाद 1991 के बाद 1991 के बाद हालांकि पैराग्राफ चेंज करके, हालांकि 1991 के बाद बाजारवादी समाजवाद के कारण 1991 के बाद बाजारवादी समाजवाद के कारण बाजारवादी समाजवाद का मतलब है निजीकरण। एक तरीके से बाजारवादी समाजवाद के कारण राज्य की भूमिका में कमी आई है। राज्य की भूमिका में कमी आई है। बाजारवादी अर्थव्यवस्था यानी कि बाजारवादी समाजवाद के कारण राज्य की भूमिका में कमी आई है और निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। और निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। और निजी क्षेत्र को क्या मिला है? बढ़ावा मिला है। ठीक है, और निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। लेकिन समाजवाद के लक्ष्य में बदलाव नहीं आया है। लेकिन समाजवाद के लक्ष्य में बदलाव नहीं आया है। लेकिन समाजवाद के लक्ष्य में बदलाव नहीं आया है। समाजवाद के लक्ष्य में बदलाव नहीं आया है। समाजवादी लक्ष्य के रूप में बदलाव नहीं आया है, यानी कि समाजवाद के लक्ष्य में बदलाव नहीं आया है। आगे लिखो, समाजवादी लक्ष्य के रूप में आर्थिक समानता। समाजवादी लक्ष्य के रूप में, देखो मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको। देखो, जो भी यहां पर आप लोगों को लिखवाया जाता है उसका भी नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कुछ बच्चों के कभी कभी ऐसा होता है, भाई हम आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड कम होती है, कुछ बच्चे हमारे साथ भी लिख लेते हैं। तो क्योंकि हर बच्चे की स्पीड अपने आगे पीछे होती है, तो ये परेशान मत होना कि सर छूट गया मेरा। ठीक है, वैसे तो आप बाद में जो है मेरी क्लास को जो दोबारा से देख के उसको लिख सकते हो, लेकिन फिर भी आपको जो है टॉपिक का भी पूरा का पूरा नोट्स जैसे जो मैं आपको लिखवा रहा हूं वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप लिखना बंद कर दो। ठीक है, कई बार नोट्स में ऐसा होता है कि कुछ गलतियां, क्योंकि जब टाइपिंग होती है तो उसमें गलतियां भी आ जाती हैं, इसलिए लिखने पे ज्यादा विश्वास करो। ठीक है, तो अब लिखो, समाजवादी लक्ष्य के रूप में आर्थिक समानता। समाजवादी लक्ष्य के रूप में आर्थिक समानता, आय का समान वितरण। आर्थिक समानता कौमा आय का समान वितरण और आय का समान वितरण और गरीब व वंचित वर्गों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा सम्मिलित है। गरीब व वंचित वर्गों की
सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा सम्मिलित है। इसका मतलब ये हुआ कि बेशक समाजवाद के स्वरूप में तो बदलाव आया है और 1991 के बाद समाजवाद का जो स्वरूप है उसका झुकाव निजीकरण की ओर हो गया है। लेकिन समाजवाद का जो लक्ष्य जो पहले था वो आज भी है। समाजवाद का लक्ष्य क्या कहता है कि भाई आय की आर्थिक समानता होनी चाहिए, आय का समान वितरण होना चाहिए, जो कमजोर और वंचित वर्ग हैं उनको आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो लिख लिया होगा कि गरीब व वंचित वर्गों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा सम्मिलित है। ठीक है, अगले पैराग्राफ से लिखो। अगले नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखिए, डीएस नकारा वर्सेस भारत संघ 1983 केस में डीएस D.S. वर्सेस भारत संघ 1983 के केस में, शायद ये 1982 और 83 में आया था, के केस में 1983 के केस में समाजवादी लक्ष्य की व्याख्या करते हुए समाजवादी लक्ष्य की व्याख्या करते हुए समाजवादी लक्ष्य की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि समाजवादी लक्ष्य की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि, अब इसको लिख लो, निर्णय दिया कि, पूरा लिख लीजिए इसको, निर्णय दिया कि भारतीय समाजवाद का लक्ष्य कमजोर व वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, गर्भ से लेकर कब्र तक उन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना है ताकि आय की समानता और आर्थिक समानता लाए जा सके। अतः भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी व गांधीवाद का मिश्रण है जिसमें झुकाव गांधीवाद की ओर है। ये पूरा लिख लीजिए अब। तो समाजवादी लक्ष्य की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारतीय समाजवाद का लक्ष्य कमजोर वर्ग, तो ये पूरा लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने ये? जब आप इसको लिख लें तो मुझे एक बार बता दें कि हाँ जी सर हमने लिख लिया है। ठीक है, हो गया बेटा, लिख लिया? कमेंट आपके नहीं देख पा रहा मैं। समान आय का देखो, ये जो आप पूछ रहे हो ना कि आय का, मैंने कहा आय की समानता, आय का समान वितरण,
मतलब आय का समान नहीं, इसमें बोला गया है कि आय की असमानता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो वर्ड मैंने लिखा होगा कि आय की समानता होनी चाहिए। आय की समानता का मतलब ये ऐसे समझो, जैसे मैंने कुछ चीजें आपको बताई। आय की हमारे देश में असमानता है। ठीक है, असमानता कैसे है आप खुद देखो। हमारे देश में अगर हम बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है जो इस बात को कहती है कि हमारे देश में 10% लोगों के पास 90% संसाधनों पर अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि 10% लोगों के पास जो है संसाधनों पर 90%, भारत के 90% संसाधनों पर अधिकार है, और जबकि 90% के पास केवल 10% संसाधनों पर अधिकार है। तो ये आय का क्या है, एक तरीके से आय की असमानता हो गई एक तरीके से। तो अगर देखा जाए तो ये समाजवाद के लिए अपने आप में एक चुनौती तो है। अमीरी और गरीबी का जो खाई है वो आज की डेट में काफी बना हुआ है। ठीक है भाई, आपने देखा होगा कि अपोजिशन पार्टी जो है बार बार रूलिंग पार्टी पे आरोप क्यों लगा रही है कि जो बीजेपी सरकार ने ये कहा था कि हम अच्छे दिन को लेके आएंगे, तो क्या वाकई वो अच्छे दिन आ चुके हैं? आज अगर आप देखोगे तो महंगाई जो है वो दुगनी हो चुकी, यानी कि महंगाई के कारण आज लोगों का खर्चा दुगना हो चुका है। ठीक है, ऊपर से अमीरी और गरीबी की जो खाई है, जो एक तरीके से अंतर है, वो काफी और ज्यादा बनता चला जा रहा है। और फिर ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े कहते हैं इस बात को कि भारत के 10% अमीर लोगों के पास भारत के 90% संसाधनों पर अधिकार है, और जबकि 90% लोगों के पास केवल 10% का संसाधन है। इसका मतलब अमीरी और गरीबी की बहुत बड़ी खाई है ये। जबकि हमारा समाजवाद समाजवादी लक्ष्य के रूप में क्या कहता है कि आय की असमानता नहीं होनी चाहिए, वंचित वर्ग और जो कमजोर वर्ग है उसकी अपनी एक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो वंचित और कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं है। तो इस विषय पर मैं अभी आऊंगा, मैं इस पॉइंट को लेकर चलूंगा, लेकिन बट जो मैं समझाना चाह रहा हूं पहले उसको समझ लो। देखिए, गांधीवाद को मैंने बता तो दिया कि गांधीवाद एक तरीके से जो है अहिंसा की बात करता है, वर्ग सहयोग की बात करता है। वहीं पर आपने देखा कि मार्क्सवाद जो है वर्ग संघर्ष की बात करता है, क्रांति की बात करता है। वो निजी संपत्ति का विरोध करता है जो मार्क्सवाद है। जबकि आपने देखा होगा कि जो गांधीवाद है वो निजी संपत्ति का विरोध नहीं करता, लेकिन वो कहता है गांधीवाद कि निजी संपत्ति का प्रयोग एक ट्रस्टी के रूप में होना चाहिए, एक कल्याणकारी वे में किया जाना चाहिए, इस तरह की बात रखता है। हालांकि देखा जाए तो आपने देखा होगा कि मार्क्सवाद तो यहां तक कह देता है कि भैया स्टेट लेस्ड और सोसाइटी लेस जो है चीजें होनी चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति बड़ा ना हो, कोई व्यक्ति छोटा ना हो, और सब व्यक्तियों के पास समान संसाधन होने चाहिए। ठीक है, हालांकि गांधीवाद इस बात को कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं जो गांधीवाद है वो चुनाव का समर्थन करता है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि हमने लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में गांधीवाद को थोड़ी सी ज्यादा वरीयता दी है, क्योंकि हमारे देश में जब कोई आर्थिक नीति बनाई जाती है तो वो योजनाबद्ध तरीके से बनाई जाती है। हम निजी और सार्वजनिक संपत्ति का एक तरीके से अ, उनका सहमिश्रण करते हैं, क्योंकि हमारे देश में निजी संपत्ति को भी वरीयता दी जाती है और सार्वजनिक संपत्ति को भी वरीयता दी जाती है, तो दोनों का एक तरीके से सहमिश्रण बना हुआ है। ठीक है, खैर, अब देखो यहां पर थोड़ा सा अब आगे लिखिए। ये यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि मैंने ये चीजें आपको समझा दी। लेकिन बात ये आती है कि 1991 के बाद राज्य की भूमिका पर क्या प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब है कि जो हम समाजवाद के लक्ष्य की बात करते हैं, समाजवाद का लक्ष्य तो पहले भी था वही, और समाजवाद का लक्ष्य तो आज भी वही है।
लेकिन समाजवाद के स्वरूप में तो बदलाव आ गया है। और आपने देखा कि 1991 के बाद जिस तरीके से हमने निजीकरण को प्रमोट किया, तो उससे कहीं ना कहीं राज्य की भूमिका घटी तो है। और अगर राज्य की भूमिका हम ये मान के चलते हैं घटी है, तो फिर राज्य किस तरीके से आज की डेट में काम करता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं समाजवाद के लक्ष्य को तो पूरा करना होगा। क्योंकि डीएस जो नकारा केस है वो भी इस बात को कहता है कि भैया तुम समाजवाद के स्वरूप को किसी भी वे में लो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समाजवाद का जो लक्ष्य है वो तो आपको जो है उस पर तो चलना ही पड़ेगा। क्योंकि कल्याणकारी राज्य की बात हमारे डीपीएसपी करते हैं, ठीक है। क्योंकि कल्याणकारी राज्य की बात हमारे संविधान के आर्टिकल 38 में की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना तभी की जा सकती है, वेलफेयर स्टेट तभी बनाया जा सकता है जब आप सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करोगे। फिर जब हम आर्टिकल 39 की बात करते हैं तो वहां सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर बल दिया गया है। और ये जो समाजवाद है वो यही तो कहता है कि भैया सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र होना चाहिए। और जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं होगा तो इस राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा संविधान राजनीतिक लोकतंत्र से ज्यादा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पर बल देता है, क्योंकि संविधान को एक तरीके से सामाजिक उपकरण भी माना जाता है। हमारा संविधान केवल एक कानूनों का दस्तावेज ही नहीं है, वो सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण भी है, यानी कि जिसके द्वारा समाज में परिवर्तन भी किए जाते हैं। खैर, सबनम कह रही है अरे कभी यहां पर जो मैंने बोला है ना कि जो गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी कि कहने का मतलब है कि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब व्यक्ति पैदा होता है और जब तक वो मरता है उसकी सामाजिक सुरक्षा का दायित्व सरकार को निभाना होगा। तो कहने का मतलब ये था कि डीएस नकारा जो केस था उसमें स्पष्ट कह दिया गया था कि आप समाजवाद के स्वरूप को कैसे भी लेके आओ, आप निजीकरण को प्रमोट करते हो करो भैया, लेकिन समाजवाद का जो लक्ष्य है उससे आप किसी भी तरीके से कंप्रोमाइजिंग नहीं कर सकते। समझे समझे? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट अपने इस डिसीजन में बोला था, ठीक है, कि सरकारों का जो एक कल्याणकारी राज्य के रूप में या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के रूप में जो एक दायित्व है वो उसको निभाना ही पड़ेगा। अब यहां पर मुद्दा ये आता है कि चलो ठीक है कि हमने 1991 के बाद राज्य की भूमिका में काफी बड़ा बदलाव आया, तो फिर ये सामाजिक जो समाजवाद का जो लक्ष्य है फिर सरकारें किस तरीके से प्राप्त कर रही हैं। तो अब यहां पर बात है, हेडिंग लिखिए आप इसके बाद, सॉरी, तो अब यहां पर हेडिंग लिखोगे क्या, हेडिंग लिखो इसके बाद 1991 के उदारीकरण के बाद समाजवाद के संदर्भ में राज्य की भूमिका। तो ये हेडिंग लिखो अब, 1991 के निजीकरण व उदारीकरण के बाद समाजवाद के संदर्भ में राज्य की भूमिका। आवाज कट रहा है
तो आवाज तो भैया नहीं कटना चाहिए। देखिए पहला पॉइंट, उन्नीस सौ इक्यानवे से पहले सरकारें डू की भूमिका में थी, लेकिन अब सरकारें डॉयर की भूमिका निभाती है। अर्थात सरकारें पहले स्वयं कार्य करती थी, लेकिन अब निजी क्षेत्र से करवाती हैं। जैसे ट्रिपल पी मॉडल, यानी कि हम इसको क्या कहेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो आपने देखा होगा कि आज जितने भी, पहले सरकारें सड़क खुद बनाती थी, लेकिन आज सरकार सड़क खुद नहीं बना रही, आज सरकारें सड़कें बनवाती हैं। तो पहले सरकार की डू की भूमिका थी, अब डॉयर की भूमिका है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये आ गया कि सरकारों ने अपने काम करने के तरीके बदल दिए, यानी कि नियंत्रण की भूमिका तो सरकार की आज भी है। जैसे आपने देखा होगा कि आज जितने भी हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो ऊर्जा हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वहां पर ट्रिपल पी मॉडल काम करता है, जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। तो यहां पर सरकार की भूमिका एक तरीके से नियंत्रक की हो गई है, यानी कि वो स्वयं काम नहीं करती, अब निजी संस्थाओं से वो काम करवाती है। लेकिन फिर भी नियंत्रक की भूमिका किसकी है, राज्य की है। ठीक है, तो एक बदलाव तो ये हो गया, आपने देखा कि ये बदलाव आ गया है कि 1991 से पहले सरकारें डू की भूमिका में थी, लेकिन सरकारें लेकिन अब सरकारें लेकिन अब सरकारें डॉयर की भूमिका निभाती हैं। अर्थात सरकारें पहले स्वयं कार्य करती थी, लेकिन अब निजी क्षेत्र से करवाती हैं लेकिन अब निजी क्षेत्र से करवाती हैं। जैसे ट्रिपल पी मॉडल, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। लिख लिया आपने? दूसरा पॉइंट लिखो, लिख लिया? दूसरा पॉइंट लिखो, सरकारों ने निजी क्षेत्र को, दूसरा पॉइंट लिखो, सरकारों ने अरे यार, सरकारों ने निजी क्षेत्र को, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा है। जैसे निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व,
जिसको हम कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो एक्चुअली में सरकारें क्या काम करती है, कंपनियों से कहती हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, कि आप जो है सामाजिक उत्तरदायित्व के काम करिए, हम आपको टैक्स में रिलैक्सेशन देंगे। आपने देखा होगा कि रिलायंस कंपनी हो गई, टाटा कंपनी हो गई, अडानी की कंपनी हो गई, तो ये टैक्स में रिलैक्सेशन के लिए पब्लिक वेलफेयर के भी बहुत काम करती हैं। तो इसका मतलब सरकार एक तरीके से निजी क्षेत्र को चाहती है कि वो भी सरकार की तरह अपनी भूमिका निभाए। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आपका कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, मैं बेटा आपके कमेंट्स पढ़ लूंगा लेकिन रुक जाओ थोड़ा सा। सरकारें निजी क्षेत्र को विनियमित करती हैं, सरकारें निजी क्षेत्र को विनियमित करती हैं। विनियमित का मतलब होता है रेगुलेट। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें, जैसे बीमा सेक्टर है, तो बीमा सेक्टर यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है? IRDAI करता है। आपने देखा होगा कि दूरसंचार सेक्टर है, दूरसंचार क्षेत्र, इसको रेगुलेट कौन करता है? ट्राई करता है। और ये अपने आप में क्या है? रेगुलेटरी विनियामक संस्थाएं हैं, विनियामक संस्था। तो आप खुद देखो, कहने का मतलब है कि बीमा सेक्टर में प्राइवेट कंपनी भी काम कर रही है, सरकारी कंपनी भी काम कर रही है, लेकिन उसको रेगुलेट कौन कर रहा है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर कोई बीमा सेक्टर की कंपनी किसी व्यक्ति के साथ घोटालेबाजी करती है, ठीक है, या नियमों को नहीं मानती है, तो वहां IRDA IRDA एक्शन ले लेता है। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो विनियामक जो संस्थाओं का कंसेप्ट है वो हमने अमेरिका से लिया है, कि भाई हमने अलग अलग सेक्टर के लिए रेगुलेटरी बॉडी बना दी, और वो रेगुलेटरी बॉडी प्राइवेट और हमारे देश में सरकारी सेक्टर को रेगुलेट कर रही है। जैसे आपने देखा होगा शेयर मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है। ठीक है, तो हमने अलग अलग सेक्टर की बहुत सी रेगुलेटरी बॉडी बनाई हुई है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने देखा कि बेशक राज्य, भाई आपने देखा होगा दूरसंचार सेक्टर में BSNL और MTL कंपनियां हैं। भाई अगर देखा जाए तो अगर हम लोगों को अच्छी सुविधा देना चाहें तो कंपटीशन बहुत जरूरी है, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं पैसा भी कम होगा। तो जब से दूरसंचार सेक्टर में अलग अलग कंपनी आई, तब से हमारा बात करना कितना आसान हो गया। ऑनलाइन सेक्टर में, एजुकेशन में देखोगे, जब से ऑनलाइन जो है सेक्टर आया है एजुकेशन में, कंपटीशन की दुनिया में, तब से ऑनलाइन एजुकेशन कितनी सस्ती हो गई, और धीरे धीरे और भी सस्ती होती जा रही है। तो ये चीज कंपटीशन ने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो जैसे जैसे मार्केट में ज्यादा प्लेयर आते हैं, तो वैसे वैसे कंपटीशन के कारण क्वालिटी भी बढ़ती है, और देन उससे कहीं ना कहीं जनता को फायदा भी होता है। लेकिन बट अब सरकार का दायित्व बनता है कि भाई उसको वो कैसे रेगुलेट करे, तो उसने रेगुलेटरी बॉडी बनानी शुरू करी। भैया तुम देखोगे, तुम इंस्पेक्टर हो, और अगर किसी ने कानूनों को नहीं माना तो तुम उसकी टेंटियां पकड़ लेना। तो IRDA और ट्राई क्या करते हैं? यही तो करते हैं भाई, कंपनी का गर्दन पकड़ लेते हैं, भाई तुम हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? ठीक है, और अगर आगे से तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे ऊपर जो है हम एक तरीके से केस ठोक देंगे, या तुम्हारे ऊपर उतना जुर्माना लगा दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। खैर, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि सरकारें अब निजी क्षेत्र को विनियमित करती हैं, जैसे मैंने रेगुलेटरी बॉडी के रूप में आपको बताया। तो एक राज्य की भूमिका में ये बहुत बड़ा बदलाव आ गया। उसके बाद देखें तो बेटा समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ। सरकारें क्षमता विकास बढ़ाने के लिए, सरकारें क्षमता विकास यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको कहते हैं, क्षमता निर्माण,
या क्षमता विकास व निर्माण बढ़ाने के लिए? बढ़ाने के लिए सामाजिक योजनाओं पर फोकस कर रही हैं। फोकस कर रही हैं। जैसे आपने देखा होगा कि स्टार्टअप, भाई सरकारें स्टार्टअप क्यों प्रमोट कर रही हैं, स्टार्टअप क्यों आ रहे हैं हमारे देश में? ताकि क्षमता विकास को बढ़ाया जा सके, यानी कि कैपेसिटी डेवलपमेंट को, ठीक है, ताकि व्यक्ति आगे बढ़ सके। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जैसे मुद्रा लोन योजना है या फिर कौशल विकास है, कौशल विकास है, हो गया, लिख लिया? पांचवा पॉइंट लिखो, लिख लिया आप लोगों ने? सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में भी सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में भी जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधान बनाती है और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देती है। संवैधानिक उपबंधों के रूप में या संवैधानिक उपबंधों के तहत राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं के रूप में आर्टिकल 'सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र' आर्टिकल 39 पर फोकस करती है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि यहां पर आपने देखा कि 1991 के बाद बेशक राज्य की भूमिका परिवर्तित हुई है, या हम ये भी कह सकते हैं कि राज्य की भूमिका कहीं ना कहीं हमने माना कि घटी है, लेकिन बट देखा जाए तो राज्य की भूमिका में एक बदलाव आया है। ठीक है, राज्य की भूमिका यहाँ कमजोर नहीं हुई है। आपने देखा कि राज्य की भूमिका एक तरीके से अब जो है डॉयर की भूमिका बन गई है, यानी कि पहले डू की भूमिका थी, अब डॉयर की है। इसका मतलब ये हुआ कि
जो उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण देखा देखा जाए तो आज भी किसका नियंत्रण है? राज्य का ही नियंत्रण है। ठीक है, लेकिन बट उसने अपनी भूमिका को थोड़ा चेंज कर लिया है। ओके, लिख लो। यहां लिख लेना, सरकारें। सरकारें संवैधानिक उपबंधों के तहत राज्य के नीति निषेधक तत्वों के रूप में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र पर फोकस करती हैं। अब बात आती है कि फिर चुनौतियां क्या हैं। अगर चुनौती देखें तो चुनौती के रूप में पहली बात हम लिख सकते हैं कि निजीकरण के कारण अमीर वह गरीब के मध्य या गरीब के बीच अंतराल बढ़ा है। अंतराल बढ़ा है, जिससे आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है। जिससे आर्थिक असमानता में दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो राज्य की भूमिका घटी है। राज्य की भूमिका घटने से कमजोर व वंचित वर्ग, महिलाएं, बच्चे व दिव्यांगों को आवश्यकता अनुसार लाभ से वंचित है। इसके अलावा अगर हम देखें, निजी क्षेत्र का संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ा बढ़ा है। लिख लो पहले इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट लिख लीजिए। ऐसे लिखो, आवश्यकता अनुसार लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तीसरा पॉइंट लिखो, निजी क्षेत्र का संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ा है। निजी क्षेत्र का संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ा है। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के अनुसार
के आंकड़ों के अनुसार भारत के 10% अमीरों के पास 90% संसाधन है। अधिकार है। तो ये पॉइंट मैंने लिखे। अब उसके बाद यहां पर लिखोगे आप इसकी समीक्षा। क्या लिखोगे? समीक्षा। तो लिख लो। तो कहने का मतलब है कि पहली बात तो हमने इसको समझाने का प्रयास किया कि भाई ये है क्या चीज। समाजवाद का सहरूप समाजवाद का लक्ष्य है। फिर हमने ये बताया कि 1991 के बाद उदारीकरण निजीकरण के बाद राज्य की भूमिका में क्या बदलाव आया। इसका मतलब हमने ये तो समझ लिया कि बेशक राज्य की भूमिका में बदलाव आया है, लेकिन फिर भी नियंत्रण की जो शक्ति है वो आज भी राज्य के पास है। वो अलग अलग तरीके से अपनी भूमिका निभा रही है। बात यहां पर आती है कि चलो ठीक है, हमारा समाजवाद जिन समाजवादी लक्ष्यों की बात करता है तो क्या वो हम अचीव कर चुके हैं? नहीं। क्योंकि हम जिस आय की समानता की बात करते हैं वो आय की असमानता तो आज भी है, क्योंकि अमीरी और गरीबी की खाई बहुत बड़ी है। और आप देख रहे हो कि जो पेरिस ऑफ जो मैंने रिपोर्ट बताई, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, ये रिपोर्ट इस बात को कहती है कि भारत में 10% अमीर लोगों के पास भारत के 90% संसाधन हैं। इसका मतलब केवल 10% लोगों के पास ही 90% संसाधन है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो हमारा जो समाजवाद का लक्ष्य है उसके लिए एक चुनौती भी है। तो ऐसी बात नहीं है कि चुनौतियां नहीं है, और सरकारों ने ऐसा भी नहीं कि प्रयास नहीं किए हैं। ठीक है। अब बात यहां पर अब आगे लिखो, समीक्षा में लिखिए।
देखिए मेरी आवाज अब आ रही होगी आप लोगों को, अब आ गई होगी आवाज। देखिए थोड़ा इस टॉपिक को पहले खत्म कर लें हम, क्योंकि ये आवाज कभी भी जा सकती है। तो समीक्षा में मैंने क्या लिखवाया था आपको? तो समीक्षा में मैंने क्या लिखवाया था? इसमें लिखो, बाजारवादी समाजवाद की अवधारणा को बल मिला है। ठीक है, लिख लिया। अब आगे लिखो इसी में, लेकिन भारत का समाजवाद, लेकिन भारत का समाजवाद, लेकिन भारत का समाजवाद, आगे लिखो समीक्षा में, लेकिन भारत का समाजवाद, मैंने लिखवाया था ना कि बाजारवादी समाजवाद की अवधारणा को बल मिला है। इसमें लिखो आगे, लेकिन भारत का समाजवाद समाजवादी लक्ष्य के रूप में, भारत का समाजवाद समाजवादी लक्ष्य के रूप में ऐसे लिखना, लेकिन भारत का समाजवाद, लेकिन भारत का समाजवाद, बस भारत का समाजवाद आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्र की भूमिका को सुनिश्चित करता है। भारत का समाजवाद आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्र की भूमिका को सुनिश्चित करता है और समाजवादी लक्ष्य के रूप में, और समाजवादी लक्ष्य के रूप में मैंने लिखा था, समीक्षा में लिखा था कि निजीकरण के कारण राज्य की भूमिका में परिवर्तन, राज्य की भूमिका परिवर्तित हुई है, जिससे बाजारवादी समाजवाद की अवधारणा को बल मिला है। लेकिन भारत का समाजवाद आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्र की भूमिका सुनिश्चित करता है, लेकिन भारत